वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फास्फोरस को। हम लोग नाइट्रोजन परिवार को पढ़ रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, अब फास्फोरस में चल रहे हैं। तो फास्फोरस के मैंने यौगिक पिछले वीडियो में बताई है आपको, और आज का जो टॉपिक है वो है फास्फोरस के हैलाइड, है ना। तो फास्फोरस के हैलाइड में हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें आज मैं ट्राइक्लोराइड को बताऊँगा, कल मैं पेंटाक्लोराइड को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हैलाइड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि हैलाइड क्या है। ये तो आप जानते होंगे कि हैलोजन क्या है। 5 हैलोजन है हमारे पास, है ना। हैलोजन 5 है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 5 हैलोजन कौन कौन से हैं, ठीक है। एक हैलोजन को मैं बता देता हूँ, क्लोरीन, यहाँ पर लिख तो दिया हूँ लेकिन आप लोग बताना, क्लोरीन एक हैलोजन है, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, उसके बनाने की विधि क्या होता है उसको समझना। तो पहले मैं हैलाइड के बारे में बताता हूँ कि फास्फोरस हैलोजन के साथ 2 समूह में हैलाइड बनाता है। हमारे पास जो फास्फोरस है 2 समूह बनाएगा। क्या समूह, देखिए, पहला समूह वो 3 हैलोजन लेगा और क्या बनाएगा, ट्राइक्लोराइड बनाएगा। दूसरे में 5 हैलोजन लेगा और पेंटाक्लोराइड बनाएगा, जिसमें से हम लोग ट्राइक्लोराइड को आज पढ़ने वाले हैं, PX3। ये X कौन है, हैलोजन है। यहाँ पर आप क्लोरीन डालोगे तो PCl3 बनेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट डाल लीजिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और चलते हैं हम लोग बनाने की विधि, है ना। तो पहले बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बनाने की विधि तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, नीचे बताऊंगा। अभी नॉर्मल ऐसे इन्वर्टेड कामा डालकर, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के जस्ट नीचे इन्वर्टेड कामा डालकर बनाने की विधि मत लिखना भी, ठीक है ना। ऐसे लिखना है कि कैसे बनता है। देखिए कि जब शुष्क क्लोरीन को श्वेत या लाल फास्फोरस के ऊपर एक रिटार्ट में गर्म करते हुए प्रवाहित किया था, किसको प्रवाहित करना है, क्लोरीन को, तो PCl3 बनता है। अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, एकदम क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना, कैसे कैसे होता है। देखिए कि ये क्या है अपने पास, ये एक अपने पास है कांच है ना। ये एक अपने पास रिटार्ट है, और यहाँ पर डायरेक्टली गर्म नहीं करते हैं हम लोग, जल उष्मक के द्वारा गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल भरा हुआ है, देखिए इसमें जल नहीं भरा हुआ है ना, इसमें जल भरा हुआ है। जब बर्नर से हम लोग गर्म करेंगे तो पहले जल गर्म होगा, उसके बाद ये प्लास्टिक गर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना सफ़ेद फास्फोरस, है ना, और ये है आपका हिम मिश्रण, ये नीचे भाग है वो, है ना। और यहाँ पर जो लास्ट उत्पाद प्राप्त होगा PCl3 प्राप्त होगा अपने को, है ना। और यहाँ से हम लोग डालेंगे शुष्क Cl2, क्लियर है, ये सफ़ेद फास्फोरस, क्लियर। अब ये तो आपको समझ आ गया, ये क्या है, बर्नर है, ये स्टैंड है, ये फ्लास्क है, ये आपके पास नली है, यहाँ पर भी एक एकत्रित वाले करने वाले फ्लास्क है ना, गोलाकार, है ना। ये हिम है, यहाँ पर जल की मात्रा है, और ये जल उष्मक है, इसको भी लिख दीजिए सॉरी, जल उष्मक, ये जल उष्मक है बाबा, है ना। अब विधि देख लेते हैं। थोड़ा सा विधि में लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको मैं नॉर्मल बताते जाता हूँ, आप लिखते जाइए सुन के, मस्त, है ना। तो क्या होता है कि सर्वप्रथम फ्लास्क में, रिटार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सर्वप्रथम, है ना, रिटार्ट में सफ़ेद फास्फोरस को लेकर, सफ़ेद फास्फोरस को लेकर, या सफ़ेद फास्फोरस को रिटार्ट में लेकर, ऐसे लिखोगे, एक बार और बता देता हूँ कि रिटार्ट में सफ़ेद फास्फोरस को लेकर, है ना, जल उष्मक पर गर्म किया जाता है। एकदम सिंपल। इसका मैं समीकरण आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो, या देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट लिखे हो आप, उसके जस्ट लिखेंगे समीकरण, उसके बाद चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद ये विधि लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण मैं बाद में बताऊंगा, अभी विधि बताते जा रहा हूँ, ठीक है। समझिएगा कि रिटार्ट में सफ़ेद फास्फोरस लेकर जल उष्मक पर गर्म किया जाता है। इसके उपरांत, या इसके बाद लिख देंगे, जिसको उपरांत समझ नहीं आता है, इसके उपरांत शुष्क क्लोरीन या सूखी क्लोरीन की गैस प्रवाहित की जाती है, है ना।
फास्फोरस क्रिया के फलस्वरूप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है जो कि वाष्पशील होता है। अब वाष्पशील होता है, उसको संघनित करने के लिए कुछ तो हमारे पास यहाँ पर यंत्र होगा ना, ठीक है, जो कि उसको क्या करेगा, संघनित करेगा, याद रखेगा, ठीक है ना। अधिकतर कुछ फाइंड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक चित्र में क्या है, डायरेक्टली यहाँ से आता है तो इस जगह क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। संघनन मतलब बूंदों के रूप में बदलना। क्लियर है? चलिए, तो क्रिया के फलस्वरूप PCl3 बनता है जो कि वाष्पशील होता है ना, जो संघनित होकर हिमजल से भरे ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। क्लियर है? और थोड़ा सा और बढ़ाना है तो एक दिखिएगा कि उक्त विधि से प्राप्त फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उक्त विधि से प्राप्त फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अशुद्धियाँ होती है, ठीक है, कि क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, जिसे सफ़ेद फास्फोरस के साथ आश्वित करके दूर किया जाता है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, है ना, बच्चे थोड़ी हो। चलो अब देख लीजिए ध्यान से। अब मैंने क्या क्या बताया उसको समझना ध्यान से ना। कि विधि में क्या होता है कि सर्वप्रथम रिटार्ट में सफ़ेद फास्फोरस, यहाँ पर देखिए सफ़ेद फास्फोरस, है ना, लेकर जल उष्मक, ये है जल उष्मक पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है ना। इसके उपरांत सूखी क्लोरीन, यहाँ से देखिए सूखी क्लोरीन की गैस प्रवाहित की जाती है। हो गया। क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप यहाँ से क्या बनता है, PCl3 बनता है, ठीक है। और PCl3 क्या होते हैं, वाष्पशील होती है जो कि संघनित होकर ये बूंद बूंद के रूप में क्या होता है, ग्राही पात्र में एकत्र कर लिए जाते हैं। क्लियर है। और इसमें प्राप्त जो PCl3 है उसमें कुछ मात्रा में PCl5 की अशुद्धियाँ होती है जिसको हम लोग जिसे हम लोग सफ़ेद फास्फोरस के साथ आश्रित कराने पर क्या होती है, दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से हो गया फास्फोरस क्या ट्राइक्लोराइड बनाने की विधि। और समीकरण तो आप शुरू में लिखना है, यहाँ पास क्या लिखोगे, ये आप लोगों को P4, आप लोग P4 संरचना में बताया आपको, है ना। तो क्या करोगे, हम लोग यहाँ से हम लोग इसका क्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनता है आपके पास, PCl3 बनता है, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या केवल 2 है, फास्फोरस की संख्या 4 है। अब बताओ, तो फास्फोरस की संख्या यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, है ना। तो 4 से 12 क्लोरीन हो गया, तो ये हो गया 6 दूने 12 कंप्लीट। इस तरह से रिएक्शन हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के भौतिक गुण। तो आप तो जानते हो कि मैं भौतिक गुण बताया था नहीं है, ये पहला, ये दूसरा रासायनिक गुण रहेगा। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या होता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो क्वथनांक है कम क्वथनांक होता है, रंगहीन द्रव होता है, घनत्व तो लगभग 1.6 होता है ना। इसकी गंध बहुत तीखी होती है। ओके, रासायनिक गुण में चलते हैं। तो रासायनिक गुण में आता है पहला नंबर का जल अपघटन। इसका मैं आपको यहाँ पर रब कार्य कर दे यार, जगह नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल अपघटन क्या होता है, मैं रिएक्शन बस को लिखूँगा और मैं उसका जो क्रिया है उसको आपको बोलकर बता देता हूँ कि जल की तरह अपघटित होकर ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो देखिए सीधी बात, PCl3 है ना, ये क्या है, जल का अपघटन करवा देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जल की तरह अपघटित होकर यहाँ ऑर्थोफॉस्फोरस, देखिए POCl3 अलग है ना, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल मतलब H3PO3, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। क्लियर है ना। और क्या बनाता है, HCl बनाता है। अभी मैं इसको क्लियर करूँगा, है ना।
तो पहले क्या लिखना है कि जल के द्वारा जल अपघटित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है ना। तो कैसे होता है, देखिए PCl3 ये अपने पास है, फास्फोरस है अपने पास, क्लोरीन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है मतलब क्या है, ये Cl को लेकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो हाइड्रोजन भी निकल गया, क्लोरीन भी निकल गया। अब क्या बचा अपने पास है, फास्फोरस बचा और ऑक्सीजन बचा। तो PO बस, तो PO3 नहीं बना सकते, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन की संख्या हम अणु बहुत सारे हमारे पास है, बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या क्या कितना बढ़ी है, PO3 3 बढ़ा है ना, तो 3 इधर बढ़ा देते हैं हम लोग ऑक्सीजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, 3 दूने 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया इधर, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, क्लियर है। क्लोरीन की संख्या देखो तो 3 इधर है और इधर कितना है, 3 इधर है, कंप्लीट, ठीक। दूसरा, कार्बनिक यौगिकों के साथ क्रिया, कार्बनिक यौगिकों के साथ क्रिया। तो देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, ध्यान समझना। पहला पॉइंट में चलते हैं कि अम्ल के साथ क्रिया करके एसिटिक क्लोराइड बनाता है। कोई भी अम्ल लेते हैं हम लोग, एथेनॉइक में चलते हैं हम लोग, CH3COOH। अम्ल क्या है यार, सीधी बात H+ देता है, आपको पता है ना, ठीक है, H+ देता है, PCl3। तो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया है ना, ठीक है। तो अम्ल के साथ क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड देता है। एसिटिल क्लोराइड मतलब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH3COO और H, ये -H+, ये है अम्ल में, ऐसा होता है, क्लियर है। और क्या है, PCl3 अपने पास है ना। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र आप लोग जानते हो CH3COOH का, ऐसा होता है, देखो रुको मैं यहाँ पर बताता हूँ, CH3C_O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा होता है इसका सूत्र, ठीक है। मतलब होगा क्या अपने को कि यहाँ से अगर OH टूटता है, कौन टूटता है, OH, और OH का क्या होता है, -1 होता है संयोजकता वाले, है ना। तो यहाँ से वो क्या ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, क्या लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो ये यहाँ पर जुड़ेगा क्लोरीन, क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। तो इसी को बोलेंगे हम लोग एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। यहाँ पर OH की जगह कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। तो ये यहाँ पर क्रिया करवा देते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो CH3COO, ये CH3 और CO, इतना को लिख रहा हूँ मैं, CO, ठीक है। और यहाँ से टूट गया OH टूट गया, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। अब क्या बचे अपने पास है, यहाँ इधर से आएगा तो ये हमारे पास क्लोरीन, 3 क्लोरीन है अपने पास। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन में मैं एक क्लोरीन को भी जोड़ता हूँ, है ना, ये CH3 है ना, CH3COCl, ये जुड़ गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये हाइड्रोजन निकला, वो बचा, फास्फोरस है वो बचा, और यहाँ एक ऑक्सीजन और था ना OH के साथ, ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा आपका, H3PO3, क्लियर है, ये बना दिया। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 3 और 1 4, इधर देखो तो 3 3 6। अब हाइड्रोजन को नहीं गिनते तो भी चलेगा, फास्फोरस को गिनो पहले। फास्फोरस यहाँ पर 1 है, फास्फोरस इधर है 1 है, कंप्लीट। क्लोरीन में चलें, क्लोरीन में आपके पास 1 है, इधर क्लोरीन 3 है। तो इस क्लोरीन को 3 तो ऐसे नहीं कर सकते नीचे तरफ, तो सामने तरफ करेंगे 3 करके, ठीक है। तो इसमें CH3 की संख्या भी बढ़ गई फिर से, और किसकी संख्या बढ़ गई, CO की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर 3 बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको इस सामने तरफ 3 लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हो गया कि अम्ल के साथ क्रिया करके यह एसिटिल क्लोराइड बनाता है, ये आपका एसिटिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसी के अंतर्गत, पहला तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर लिख सकते हैं कि एल्कोहल के साथ क्रिया करके, एल्कोहल मतलब C2H5OH, है ना, एल्कोहल है अपने पास, एथेनॉल है ना, एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं PCl3 की। तो क्या होगा भाई, सेम सिचुएशन भाई कि यहाँ पर H3PO3 बनेगा। तो सबसे पहले ये OH बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, C2H5Cl, ये बन गया अपने पास, ठीक है ना। एल्किल क्लोराइड, ये एल्किल है ना अपने पास, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, क्लियर है। और क्या बनेगा, H3PO3 निकल जाएगा। लेकिन कौन सी संख्या कितनी, 3 है जी, तो 3 है तो हम लोग सामने में 3 लगाना पड़ेगा, इसमें भी 3 लगाना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो ये एल्कोहल के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, क्लियर है। 2 मैंने आपको रासायनिक गुण बता दिए, और एक आध रासायनिक गुण और बता देता हूँ, जगह नहीं तब भी से। तीसरा रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, O2 के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, O2 के साथ क्रिया लिख देना पॉइंट का नाम। तो O2 के साथ क्रिया करके यहाँ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो PCl3 किसके साथ क्रिया करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। आप जानते हैं यार बचपन से कि POCl3 बनाता है भाई, है ना। तो यहाँ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, किसके साथ क्रिया करके, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो ये PCl3 हो गया, क्या ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना है, 1 है, तो 2 बढ़ा दो,
तो फास्फोरस की संख्या भी बढ़ गई, क्लोरीन की संख्या भी बढ़ गई, तो यहाँ पर 2 डाल दो, क्लियर हो गया। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्लियर। तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं किसके साथ, मान लो जाए मैं बात करता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना। तो यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यहाँ क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनाता है। चलिए थोड़ा समझिएगा इसको। क्लोरोसल्फोनिक अम्ल H2SO4, हाँ, और PCl3, है ना। अब चलो मैं H2SO4 को कुछ तरीके से लिख रहा हूँ। SO2.OH, है ना। H2SO4 समझ आ रहा है आपको मैं क्या लिख रहा हूँ? H2SO4, इसको मैं लिख रहा हूँ SO2, SO4 से SO2, इसमें से कितना ऑक्सीजन बचा? 2 ऑक्सीजन। SO2 लिखा हूँ ना, SO4 तो उसको SO2 लिखा हूँ, 2 हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन। आप कन्फ्यूजन मत होना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा कि इस H2SO4 को क्रिया करवाने के लिए मैंने दूसरे तरीका से लिखा है। इसको देखिए, H 2 H हो गया, O और ये 2 O और, तो 4 O हो गया, और सल्फर तो एक ही है। तो H2SO4 को इस तरह से लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में आपको समझ आएगा। PCl3, है कि नहीं। अब होता क्या है कि जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास SO2OH है, एक OH को तोड़ना है किसी भी तरह से, और जब OH टूटेगा मतलब Cl जुड़ेगा, तो क्या होगा? ClSO2OH, समझ आया। और हमारे पास इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, क्लियर है। और एक्सट्रीम होता क्या है कि SO2 यहाँ पर निकलती भी है ना। कैसे निकलेगी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि ClSO2OH ये अपने पास है ना। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के हमको हमारे पास देखिए हाइड्रोजन की संख्या एक है हमारे पास, इधर देखो एक है, और इधर देखो तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाना पड़ेगा बाबा, है ना। तो इधर हम लोग जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाने वाले हैं, हाइड्रोजन की संख्या अगर हम लोग क्या करते हैं 2 करते हैं, तो उस सिचुएशन देखना क्लोरीन की संख्या यहाँ पर OH PCl3, 3 क्लोरीन है अपने पास। कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। अब मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर एक क्लोरीन, और चलिए ये PCl3 की संरचना तो शुरू में बनना था, लेकिन PCl3 की संरचना है वो लास्ट में बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको यहाँ इसको कहाँ पर लिखना है आपको बताता हूँ, थोड़ा समझना कि रासायनिक गुण के जस्ट ऊपर लिखना है इसको, PCl3 की संरचना को, है ना। लेकिन बुक में इसको नीचे में देगा, इसलिए मैंने नीचे बता रहा हूँ, है ना। तो PCl की संरचना, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इसका रनिंग विनल निकालें तो 1s², 2s², 2p6, 3s 6 4 10 और 3p² और 3 10 2 12 12 3 15, क्लियर है। क्लोरीन के देखेंगे तो इसका होता है 17, तो ये होता है 1s², 2s², 2p6, 3s², यहाँ तक तो क्लियर है। 6 4 10 2 12 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3p5, ये 17। तो इसमें देखेंगे तो मैं यहाँ 3s को लिख लेता हूँ मैं, 3s, और अभी हम लोग PCl3 बना रहे हैं ना, याद रखिएगा PCl5 नहीं, क्लियर है। तो इसमें 3s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 और ये 3, और D कक्षक है वो पूरा खाली है ना। इधर भी देखें तो इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और P में देखिए, P में हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके D की तरफ जाएंगे नहीं अभी, है ना, समझिएगा ध्यान।
यहाँ पर देखिए संकरण कितने के प्रकार के बन सकते, देखिए अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है डी ऑर्बिटल में तो 1 2 3 4 चार हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली कक्षक हो जाएंगे इधर, और इसके साथ में 5। तो ये sp3d भी बना सकता है, क्लियर है, sp3d भी बना सकता है। और अगर यहाँ संग्रहण होता है तो 1 2 3 कक्षक इधर और एक s कक्षक इधर, देखिए एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलकर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जा सकता है तो 3 p और एक s मिलकर sp3 बना सकते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ये देखिए ऐसे युग्मित हैं, तो 1 2 3 कक्षक sp3 p का 3 है ना, और s का 1 और यहाँ से देखेंगे, थोड़ा समझिएगा इस बात को कि मैं sp3d भी बना सकता हूँ और sp3 भी बना सकता हूँ। ये बॉन्डिंग कैसे बनता है, sp3 कैसे बनता है, इसको मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना, कि जो फास्फोरस है, इस चीज़ को जो समझ गया बहुत अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात है। जो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 2 8 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं आगे बताऊँगा sp3d संकरण होता है PCl5 में, है ना, और इसमें sp3 संकरण होने वाला है, तो क्यों ऐसा होता है इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 2 3 क्लोरीन इसको ले लेता है तो ये बनाएगा PCl3 और यहाँ पर बचेगा लोन पेयर बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, देखो फास्फोरस मैंने बताया था आपको संकरण समझने के लिए कोई भी तत्व कितने तत्वों से जुड़ा हुआ है उसको लिखना है, प्लस उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बोल सकते हैं इसको, लोन पेयर, ठीक है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, इन दोनों को जोड़ेंगे तब उसका क्या प्राप्त होगा, अपने को संकरण प्राप्त। तो यहाँ पर फास्फोरस है, उस फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इस फास्फोरस का संकरण क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे, कितने तत्व जुड़ा हुआ है, 1 2 3 तत्व जुड़ा हुआ है, प्लस कितने लोन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 लोन पेयर है, मतलब हमारे पास 3 + 1 = क्या हो जाएगा 4, मतलब एक s और 3 जने p, तो 1 2 3 4 कक्षक हो गया, क्योंकि हमारा आंसर कितना है 4, मतलब यहाँ पर PCl3 में sp3 संकरण होगा। क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा, है ना, ओके। हाँ चलो, यहाँ पर मैं चित्र ही बनाता हूँ p, ये देखिए एक इस तरफ ऐसा है, p बीच में और एक ऊपर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर ऊपर की ओर, क्लियर है ना, समझ रहे हो ना आप, एक इस तरफ और ऊपर में फास्फोरस, उसमें क्या है, लोन पेयर, ओके। तो संरचना देखिए ध्यान से कि PCl3 में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होता है, जिस पर sp3 संकरण होता है। sp3 मैंने बताया था आपको, निकाल कर दिखाया यहाँ पर, ठीक है, sp3 संकरण होता है ना। 3 sp संकरित कक्षक में, है ना, देखिए एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास sp3 संकरण मतलब कितने कक्षक, 1 s 3 p, मतलब जो sp3 बना हुआ है हमारे पास, sp3 जो संकरण बना हुआ है, मतलब कितने कक्षक होंगे हमारे, कुल मिला के 4 कक्षक होंगे। क्यों, क्योंकि जितने संख्या में कक्षक होते हैं उतनी संख्या में संकरित कक्षक बनते हैं, तो sp तो 4 कक्षक मिलकर अगर sp3 संकरण बना रहा है तो कितने sp3 बनाएंगे, 4 sp3 बनाएंगे, क्लियर है, मतलब हमारे पास 4 sp3 संकरण है, ठीक है, संकरित कक्षक है, ठीक है, ये sp3 और sp3 4 है हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक में तो लोन पेयर है, आपको बताऊंगा आगे, समझ आएगा, है ना। तो 3 sp3 संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हमारे पास, देखिए समझिए ध्यान से कि 1 2 3 कक्षक है, 3 sp3 संकरित कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अयुग्मित अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तथा चौथे sp3 कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना। तीन अयुग्मित कक्षक, ये तीन अयुग्मित कक्षक 3 क्लोरीन परमाणु के 3pz कक्षक से, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा रखी है, तो यहाँ पर देखो ये एस कक्षक का हो गया, 3s कक्षक हो गया, पी कक्षक का हो गया, ठीक है। तो पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3p, क्लोरीन का बता रहा हूँ ना। तो 1 2 3 4 5, तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मतलब ये px कक्षक है, ये py कक्षक है, pz कक्षक है। मतलब हमारे पास क्लोरीन में pz कक्षक है, लेकिन हमारे पास कितने क्लोरीन है, हमारे पास 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो मतलब हमको pz कितने प्राप्त होंगे, 3 pz प्राप्त होंगे, और तीनों pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यही बताया जा रहा है कि 3 अयुग्मित कक्षक, इसके 3 अयुग्मित कक्षक है, वह 3 क्लोरीन परमाणु के साथ, एक pz के साथ, दूसरा pz के साथ, तीसरा pz, क्योंकि हमारे पास मैं एक ही क्लोरीन का निकाल कर रखा हूँ यहाँ पर ना, इसे ऐसे कितने क्लोरीन रहेंगे, 3 क्लोरीन रहेंगे। तो इसके जो 3 sp3 संग्रहित कक्षक है, ठीक है, वो 3 क्लोरीन परमाणु के 3pz कक्षक से, मतलब pz कक्षक लिख सकते हैं वहाँ पर। तो मैं 3pz क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पर लिखा कि 3 अयुग्मित कक्षक, इसके फास्फोरस के 3 अयुग्मित कक्षक है, वहाँ 3 क्लोरीन परमाणु के 3pz कक्षक से sp3p अत्यापन करते हैं। तो देखिए ये sp3 है और क्लोरीन के कितने, p, ठीक है, ये sp3 है और क्लोरीन के क्या, p, ये sp3 है, इसका भी क्लोरीन के क्या, p। तो 3 जन क्लोरीन हो गया, इधर जुड़ गया, तीनों क्लोरीन जुड़ गया ना, ठीक है। तो 3 क्लोरीन परमाणु 3pz कक्षक से अत्यापन करके 3 सहसंयोजी बंध बनाता है, 3 सहसंयोजी बंध बनाता है। इसकी संरचना पिरामिडी आकृति का होता है। देखिए एक ऊपर बसने मतलब ऐसे पिरामिडी संरचना में दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये हो गया PCl3 की संरचना, है ना। बॉन्ड कौन का मान देखें तो हमारे पास यहाँ इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा से क्लोरीन है उसको यहाँ पर मत लिखकर, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। तो यहाँ का जो बॉन्ड का जो है वो 100.4, क्लियर है।